नेकी जी इतिहास में जा रहे थे, कहीं और जा रहे थे घूम करके। भैया इसके कारण ही तो आज स्थिति हुई है कि हम लोगों को कर्मचारियों की पेंशन काटनी पड़ गई है, कर्मचारियों को मेडिकल रीइंबर्समेंट बिल्स। अध्यक्ष महोदय, मैं नाम बोल चुका हूं जहां पर 3 साल से लोगों को नहीं दिए गए। धर्मपत्नी जी उनकी बीमार है, रिटायर्ड प्रिंसिपल है, माननीय रोहित जी को भी मैं लिख करके देने वाला हूँ। और अब कैंसर हुआ पड़ा, 1.25 लाख रुपये उनका खर्चा आ रहा है। इतनी तो पेंशन नहीं होती है बेचारे रिटायर्ड प्रिंसिपल को। अब उनका 22 लाख के बिल पड़े हुए हम नहीं दे पा रहे हैं। ये स्थितियाँ क्यों पैदा हुई है पूरे हिमाचल के अंदर, और उनकी पेंशन नहीं मिल पा रही है। सोशल वेलफेयर के अंतर्गत विधवा, अपंग, वृद्ध की जो पेंशन है वो अध्यक्ष महोदय 7-7 महीने नहीं लोगों। तो वो क्या इस पार्टी के थे? जब आप महात्मा गांधी जी के ऊपर जुलूस से ज़्यादा है, आप मैं बोलता हूँ जितना बोलो उतना कोई दिक्कत नहीं है, वो राष्ट्रपिता है, उसके ऊपर बोलते हैं तो हमें भी फिर बोलना ही पड़ता है कि क्या चरखा काटने से जाति मिल सकती थी क्या? चरखा काटते रहो, छूट तो भाई बहुत सी महिलाएं काटती थी कामों के अंदर। बोलो लीडर सती जी, मुझे एक भी कांग्रेस के लीडर का नाम बता दो जिसको काला पानी की सजा हुई हो या फांसी हुई हो। मुझे एक भी कांग्रेस के लीडर का नाम बता दो, बताओ मुझे कांग्रेस के लीडर। चलिए सुरेश जी प्लीज लीडर का नाम। सतपाल सिंह। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 21 मार्च 2026 और को एक स्टॉलवर्ट के बाद दूसरा स्टॉलवर्ट। आई होप मैं स्टॉलवर्ट नहीं हूँ, हम तो आम आदमी है। नहीं यू आर आल्सो स्टॉलवर्ट तो नेगी साहब हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि बजट के अंदर जो उन्होंने पढ़ा वो शायद बोलने लायक नहीं था, इसलिए वो वहां इतिहास के अंदर चले गए, देश की आज़ादी के अंदर चले गए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी वो हमारे देश के राष्ट्रपिता, इसमें किसी को मानने में कोई गुरेज नहीं है। हर चरित्र की, हर व्यक्ति की, चरित्र नहीं मैं कहूँगा, हर व्यक्ति की अलग अलग विशेषताएं होती हैं, हर आदमी के अलग अलग माइनस पॉइंट्स भी होते हैं। लेकिन माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर जी ने जो बातें की हैं वो शायद ऐसी बातें हैं जैसे वो रकांग पीओ के चौक के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के विरोध में बोल रहे हों। उनको ऐसे लगा शायद वोट की कोई रैली चल रही है, क्योंकि उनको तो पढ़े लिखे आदमी हैं, वकील हैं और बहुत ही सीनियर लीडर हैं। और मुझे बार बार हैरानी होती है, विपक्ष के नेता माननीय जयराम ठाकुर जी उनके बिल्कुल पड़ोसी हैं। अब इन्होंने थोड़े से रिलेशन ठीक भी किए थे, बुक्का लेकर के गए थे और हमें लगा कि अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया हुआ। लेकिन जयराम ठाकुर जी के ऊपर ही बार बार बोलते हैं, बार बार। तो मुझे नहीं लगता कि एक मंत्री को तो तथ्य आधारित बातचीत करनी चाहिए। लगभग 100 कितने पेज का जे माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने 136 पेज का जे हिंदी वाला वर्षन है, जो इंग्लिश वाला छोटा है, तो उसके ऊपर बहुत सी बातें बोलने की हो सकती हैं। मेरा आग्रह रहेगा माननीय अध्यक्ष महोदय के वर्तमान गवर्नमेंट जो काम कर रही है उसके अंदर जो खामियां हैं, हमारा विपक्ष का काम यही है कि उसके बारे में हम लोग बताएं, हम लोग अवगत कराएं। इसीलिए विपक्ष को मजबूत होना चाहिए, ऐसा कहा भी जाता है, जो लोकतंत्र प्रिय लोग हैं, जो लोकतंत्र को मानते हैं। माननीय नेगी जी ने विषय रखा आज़ादी का। अब मैं भी वहीं से शुरू करूंगा। मेरा इरादा था 10-15 मिनट बोल के निकल जाऊं, अभी भी इतना बोलूंगा, ज़्यादा नहीं बोलूंगा। मेरा नेगी जी दोनों हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। महात्मा गांधी जी ने जब अफ्रीका में थे उस समय उन्होंने आज़ादी का प्रण लिया था, क्योंकि उनको वहां एक ट्रेन से निकाल दिया था जब वो बैरिस्टर का काम वहां पर करते थे। उनको उस डिब्बे में से निकाल दिया था कि भारतीयों को और कुत्तों को इस डिब्बे में अलाउड नहीं है, इसलिए आप नीचे चलो। तो ऐसा मैंने जो पढ़ा है, धक्का मार के गिरा दिया। हाँ, धक्का मार के बाहर निकाल दिया था। तो महात्मा गांधी जी ने वहीं पर निर्णय लिया था कि जब तक इन अंग्रेजों को मैं इंडिया से नहीं निकाल देता तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा, मैं एडवोकेट नहीं बनूंगा, मैं बैरिस्टर का काम नहीं करूंगा। उसके बाद वो इंडिया के अंदर आ गए। तो महात्मा जी ने इतना वहां से विषय उठाया और उनके साथ साथ जैसे कहते हैं कारवां आता गया, हिंदुस्तान बसता गया, ऐसा हम लोग कई बार बोलते हैं। ऐसे ही गांधी जी ने भी विषय उठाया और लोग उनके साथ जुड़ते गए। उसमें सभी दलों के लोग थे जो आज अलग अलग दल हैं, जो आज, उस समय दल नहीं थे क्योंकि देश इकट्ठा था और हम लोग गुलाम थे, तो राजनीतिक दल बनाने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि चुनाव का, वोट का हम लोगों को अधिकार ही नहीं था, राजा बाहर से चुन करके आ जाता था। तो गर्म दल के लोगों ने, जो आज के वामपंथी होंगे, उन लोगों ने, जिसको आप लोग हमारी विचारधारा को बोलते हैं, जिसको आप दक्षिणपंथी बोल सकते हैं,
जिसको आप लोग आरएसएस बोल सकते हैं या राष्ट्रभक्त बोल सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, जैसा भी आपको अच्छा लगे। तो उसी तरह से उसमें कांग्रेस के लोग भी थे, कांग्रेस उसका नाम था, जो राजनीतिक दल लड़ाई लड़ रहा, राजनीतिक दल नहीं, एक जिसको कहते हैं कि एक समूह कांग्रेस के नाम से लड़ाई लड़ रहा था। उसके आजादी की लड़ाई लड़ी, सरदार भगत सिंह जी ने भी उसी में कुर्बानी दी। उसके बीच लाला लाजपत राय जी की भी कुर्बानी हुई, मंगल पांडे की भी कुर्बानी हुई, झांसी की रानी ने भी लड़ाई लड़ी। तो उसके अंदर महात्मा गांधी जी के साथ साथ चाचा नेहरू जी जैसे जो बड़े परिवारों के लोग थे, मोतीलाल नेहरू जी, जिनका मान सम्मान था, क्योंकि जो समाज होता है वो बड़े व्यक्ति के नाम से कई बार उसके साथ जुड़ता है। ये बड़े परिवारों के लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, इन्होंने भी उसके अंदर अपने कैरियर की तिलांजलि देकर के लड़ाई लड़नी शुरू की। लड़ाई लड़ते लड़ते इस देश को आजादी मिली, उसके अंदर बहुत से लोगों की कुर्बानी हुई। तो इसलिए मेरा कांग्रेस के लोगों से आग्रह रहेगा, कई बार आप लोग जरूरत से ज्यादा जो कुछ ऐसे बड़े जिनको आप लोग कह सकते हैं कि फिल्म, तो जो फिल्म के अंदर मुझे लगता है सामान पकड़ाने का काम भी करता है, फिल्म तभी बनती है, मशीनरी उठाने का काम भी करता है तभी बनती है, विलन का भी उसमें रोल होता है, सब लोगों का रोल होता है। बाद में जो वाहवाही मिलती है वो तो हीरो को ही मिलती है, हीरो का ही नाम जानते हैं हम लोग, लेकिन बाकी लोगों का कितना कंट्रीब्यूशन उस पूरी फिल्म के अंदर होता है। ये देश की आजादी की लड़ाई थी, इसके अंदर ऐसी वीरांगनाएं चली गई जिनका नाम कभी इतिहास के अंदर नहीं आया, और ऐसे ऐसे लोग भी आए। उत्तर प्रदेश के अंदर एक पेड़ आज भी है जिसके ऊपर, एक ही पेड़ की अलग अलग टहनियों के ऊपर 53 लोगों को मार करके वहां पर लटका दिया गया था, हिंदुस्तान के लोगों को डराने के लिए कि आपकी सबकी ये हालत होगी जैसा इस पेड़ के ऊपर लटके हुए मरे हुए लोग हैं, अगर आप बोलेंगे तो ये आपकी स्थिति करेंगे। तो मैं अगर कहूं कि वो किस पार्टी के लोग थे, क्या उनकी मेंबरशिप थी क्या कांग्रेस की? अगर हम लोग कहें भगत सिंह जी की क्या मेंबरशिप थी, उनको तो अलग से इनकलाब जिंदाबाद का नारा उन्होंने दिया था, तो वो क्या इस पार्टी के थे? जब आप महात्मा गांधी जी के ऊपर जुनून से ज्यादा है, आप, मैं बोलता हूं जितना बोल लो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, वो राष्ट्रपिता है, उसको उनको जितना मान सम्मान माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया है महात्मा गांधी जी को, सरदार पटेल जी को, उसके नाते हम सबके वो प्रिय हैं। तो जब आप ज्यादा उसके ऊपर बोलते हैं तो हमें भी फिर बोलना ही पड़ता है कि क्या चरखा काटने से आजादी मिल सकती थी क्या? चरखा काटते रहो, सूत तो बड़ी है, बहुत सी महिलाएं काटती थी गांवों के अंदर, वो एक सिंबल था चरखा काटना, वो एक आजादी की लड़ाई का सिंबल था, स्वदेशी का सिंबल था, जिस स्वदेशी के लिए आज भी ये देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि वोकल फॉर लोकल। महात्मा जी ने चरखा दिया, मोदी जी ने वोकल फॉर लोकल कहा। तो ये सबकी एक लड़ाई है जिसको हम लोग कहते हैं आज भी स्वदेशी की लड़ाई है। तो मेरा दोनों हाथ जोड़ के आपसे निवेदन रहेगा कि अगर आप अलग अलग विचारधाराओं के लोगों को कहेंगे कि आपका आजादी के अंदर कोई रोल नहीं रहा है, तो मुझे लगता है वो शायद अच्छा नहीं होगा, वो उन लोगों के साथ न्याय नहीं होगा जो हजारों लाखों लोगों की कुर्बानियां। यूनिवर्सिटी फेलो है हमारे, इसलिए किसी ने आजादी का विरोध तो वो करते थे जो प्रस्ताव लिख करके अंग्रेजों को कहते थे, आप सुन लेना मेरे से बात, माफी मांगने वाले तीनों आप लोगों के परिवार में से एक भी व्यक्ति काला पानी में नहीं रहा है, लेकिन वीर सावरकर के तीनों भाई काला पानी में रहे। कोई भी कांग्रेस का लीडर, सत्य जी, मुझे एक भी कांग्रेस के लीडर का नाम बता दो जिसको काला पानी की सजा हुई हो या फांसी हुई हो, मुझे एक भी कांग्रेस के लीडर का नाम बता दो, बताओ मुझे कांग्रेस के लीडर। चलिए सुरेश जी प्लीज लीडर का नाम, सतपाल सिंह, एक भी रिनाउंड लीडर का नाम मुझे बता दो जिसको कांग्रेस के लीडर को आगे जाओ आगे, और जिसके कांग्रेस के लीडर को काला पानी की सजा। चलिए अब आगे, लीडर का नाम बता दो, बोलो क्या सारे। सतपाल सिंह सत्ती जी बोलो खड़े होकर के 40 के 40। चलिए अब आप इस पर डिबेट, इस पर होगी तो जवाब लगाना पहले, बातें करने की आदत नहीं है। चलिए सतपाल सिंह सत्ती जी प्लीज, किसी एक आदमी के करने से कुछ नहीं होता है। आगे आपका रेफरेंस वो आप लोगों ने, आप मनरेगा के ऊपर बहुत से माननीय सदस्यों ने जो सत्ता पक्ष के हैं, उन्होंने उनका नाम बदलने के ऊपर ऐसा प्रश्न उठाया, तो हम सब लोगों को ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये योजना काफ़ी लंबे समय से अलग अलग नामों के नाम से चलती रही। इवन नरेगा के बीच भी बाद में ही महात्मा जी का नाम जोड़ा गया, मनरेगा फिर उसको बनाया गया। उसी तरह से अभी कुछ उस स्कीम के ऊपर बदलाव हुए हैं, तो उन बदलावों में विकसित भारत जी राम जी ऐसा करके विषय बीच में आया। तो उसका मायने ये नहीं है कि हम लोग महात्मा गांधी जी का कोई अनादर करते हैं। अगर महात्मा जी का नाम इसमें से हटा है
तो उनसे बड़े व्यक्ति का ही नाम इसमें आया है, जिसको हम भगवान मानते हैं, जिसको महात्मा गांधी जी भी राम राज्य की कल्पना करते थे। तो इसलिए अनादर का विषय कोई नहीं है। पूछते भी थे और दूसरा, हाँ, पूछते भी थे, और उन्होंने अंतिम समय पर भी जैसा कहा गया, जो लिखा गया है कि जब उनको गोली लगी तो उन्होंने उस समय भी हे राम कहा था। तो इसलिए किसी का अनादर करने का विषय नहीं है। और विकसित भारत जी राम जी के माध्यम से, क्योंकि उसमें पहले रोजगार विषय था, तो अभी आजीविका मिशन विषय जुड़ा, तो रोजगार का मतलब होता है कि चंद लोगों को रोजगार देना, रोजगार सबको नहीं दिया जा सकता। लेकिन जो आजीविका है, आजीविका मिशन का मतलब होता है पूरे समाज के जीवन को चलाने के लिए आधार प्रदान करना। तो मुझे लगता है ऐसा कुछ भावना इस, हाँ, विकसित भारत की भावना है, और सबको रोजगार देने का भावना है, जीवन को चलाने के लिए साधन और आधार देने का मामला है। तो ये बार बार इस विषय को शायद यहाँ नहीं लाना चाहिए, क्योंकि बहुत बार लोग बोल चुके हैं। हम लोगों को इस विषय के ऊपर रहना चाहिए। और एक और विषय अध्यक्ष महोदय बार बार आता है, ओपीएस का। कई बार आप लोग जबरदस्ती हम लोगों के ऊपर थोपते हैं कि हमने उसको बंद किया। देखो, कांग्रेस के ही राज्य में ओपीएस बंद हुआ था, कांग्रेस ने ही ओपीएस वापस दे दिया 15-20 सालों के बाद। तो इसमें ना कोई क्रेडिट है ना कोई डिस्क्रेडिट है। आपने बंद किया था, हमने तो किया नहीं। आपकी स्कीम अगर उस समय गलत थी तो कांग्रेस के माननीय विधायकों को अपने चीफ मिनिस्टर के विरोध में जहां विद्रोह करना चाहिए था, तो उस समय आप लोग चुप रहे। अब माननीय सुक्खू जी ने इसको लागू किया, तो उस समय भी ठीक है, लागू हो गई, अच्छी बात है। लेकिन हमने उसमें कोई अपोज किया, मुझे लगता नहीं ऐसा। ऐसे बार बार हम लोग कई चीजें एक दूसरे पे थोपने की जरूरत महसूस करते हैं। आपने भी शुरू की, आपने ही बंद कर दी। तो इसी तरह से अध्यक्ष महोदय, हमें इन चीजों के ऊपर सोचने की जरूरत है। सबसे बड़ा विषय ये है माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, कि ये गवर्नमेंट कितनी ताकत से काम कर रही है, जिस गवर्नमेंट का कैबिनेट ही 5 साल में पूर्ण नहीं हुआ है। एक डिप्टी स्पीकर साहब की पोस्ट जहां खाली है, एक मंत्री साहब की पोस्ट जहां खाली है। माननीय सुंदर सिंह ठाकुर जी का नाम भी सुक्खू जी ने फाइनल कर दिया, और इनको जयराम ठाकुर जी का धन्यवाद करना चाहिए, जिन्होंने कहा था कि कभी नहीं बनेंगे। देखो, इनके कहने पे सुक्खू जी ने आपका नाम फाइनल कर दिया। गन कल्चर, ये नशे का कल्चर, ये भ्रष्टाचार, ये सारे लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े हुए विषय हैं। तो भ्रष्टाचार इस चरम सीमा के ऊपर पहुंच गया है कि आज एक, मैं अध्यक्ष महोदय आपके ध्यान में कोई रिपोर्ट, क्योंकि हमें लोग दे जाते हैं भू माफिया कैसा सक्रिय है हिमाचल प्रदेश के अंदर, और बड़े ऑफिसर्स के बारे में विक्रमादित्य जी ने बोला भी था। शायद इन्होंने कुछ प्रदेश का नाम ले दिया, उसके कारण गलत लगा होगा, लेकिन बात आपकी बिल्कुल सही थी। क्योंकि हमारा हिमाचल प्रदेश के बाई एंड लार्ज सब लोग ईमानदारी से, शांति प्रिय लोग हैं, ईमानदारी से चलने वाले लोग हैं। बहुत बड़ा लोगों के मन में धन संपदा इकट्ठी करने की आदत नहीं है। लेकिन हम ये भी नहीं कहते कि पूरे देश के अन्य लोग सारे ऐसे हैं, लेकिन कई बार पड़ोसी के कल्चर का फर्क पड़ता है। तो उसके नाते कई ऐसे अधिकारी अब जहां पर हो गए हैं, जिन लोगों की अब एक कोई चेस्टर हिल 2 और 4 करके सोलन के अंदर 284 बीघा का प्रोजेक्ट है, 284 बीघा का, 274 बीघा का। उसके बारे में किसी ने शिकायत लगाई डीसी सोलन को, डीसी सोलन ने कार्रवाई दी डीसी एसडीएम सोलन को। उसकी रिपोर्ट के अंदर ये विषय आया कि धारा 118 का भी इसमें उल्लंघन है, और उसके साथ साथ कोई शेडो वायर्स के नाम से सहारा लिया गया है, यानी जो इतनी जमीन खरीद ही नहीं सकता है उसके नाम पर जमीन लगा दी गई, और वहां बड़े बड़े फ्लैट्स बन रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने यहां तक बोला है कि इसमें जिसने भूमि खरीदी है, जिसके नाम खरीदी गई है, उसके पास इतनी भूमि खरीदने की हैसियत ही नहीं है। जो एसडीएम की रिपोर्ट है वहां की। लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई करने की जगह धर्माणी साहब, कार्रवाई क्या हुई, प्रदेश के ब्यूरोक्रेसी के सर्वोच्च पद पे बैठे हुए व्यक्ति तक ये बातचीत जाती है कि उन्होंने उस सारी रिपोर्ट को वहीं पर रोकने की कोशिश की, रोक दी। और एसडीएम मैडम की रिपोर्ट में, डीसी की रिपोर्ट में तो ये था कि इसको ईडी को देना चाहिए, इसको सीबीआई को देना चाहिए, लेकिन आयकर विभाग को देना चाहिए, लेकिन नहीं दिया गया। और उसके बाद उस रिपोर्ट को वहीं पर दबा दिया गया। तो इस तरह की बातों के ऊपर हम लोगों को निर्णय लेने की जरूरत है। और इसी तरह से एक रिपोर्ट उस व्यक्ति ने मेरे को और दी कि एक प्रदेश के ही बहुत बड़े अधिकारी ने, हम मोहाली चंडीगढ़ को तो जानते हैं कितनी महंगी जमीनें हैं, 5 एकड़ जमीन खरड़ मोहाली के बीच में 1 करोड़ 30 लाख की मिल गई।
मैं तो कहता हूं, सुक्खू जी से निवेदन करता हूं, उस अधिकारी जी से बात करें, मैं नाम बता दूंगा, उसको डबल पैसे दे करके एक बड़ा हिमाचल भवन बना दो वहां पर 5 एकड़ में, क्योंकि हमें कई बार कमरे नहीं मिलते हैं चंडीगढ़ में, ना हमें जगह मिलेगी इतना भवन बनाने के लिए। उसको कहो तेरे को डबल दे रहे हैं अगर तेने इतने में ली है। उसमें कितना बड़ा घपला होगा, 5 एकड़ जमीन 1.25 करोड़ रुपए की। और छोटे मोटे अधिकारी नहीं है, छोटे मोटे अधिकारी नहीं है वो। मेरे से कई बार सच बोल हो जाता है। जब वो चेयरमैन थे बिजली विभाग के, तो बिजली विभाग के खंभों की सप्लाई करने वालों से कमीशन ली गई। मैंने वो सर्वोच्च राजनीतिक पद तक को बात पहुंचाई कि भाई साहब आप लोगों का नाम लेकर के वो पैसे मांग रहे हैं कि आपने बोला इनको इकट्ठा करने के लिए। उसके बाद भी उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। आखिर उस ठेकेदार को पेमेंट पैसे दे करके ही मिली। मैंने आपके राजनीतिक व्यक्तियों से भी बातचीत की, मैंने बड़े अधिकारियों से भी बातचीत की। मैं खुद फोन नहीं उनको किया, लेकिन मैंने बाकियों से फोन कराए, कोई फर्क नहीं अध्यक्ष महोदय वहां पर पड़ा। आप कल्पना करो, ये कल्चर जो विक्रमा जी ने जिसके ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह उठाया है, ये कल्चर हमारे लोगों को, हमारे अधिकारियों को, हमारे लीडर्स को बिगाड़ने का कल्चर है। हम सब लोग बड़े सीमित साधनों में रहने वाले लोग हैं, तो उसके नाते इन बातों के ऊपर हम लोगों को अगर यहाँ ओपनली डिस्कशन नहीं कर सकते, क्योंकि जहां पर आरोप प्रत्यारोप होंगे, कभी अलग से बैठ करके बातचीत कर लेनी चाहिए कि हमको प्रदेश को लेकर के किधर को जाना है। इतनी जमीनें खरीद रहे हैं लोग, इतने वो कर रहे हैं, और भ्रष्टाचार इस चरम सीमा तक पहुंच गया है अध्यक्ष महोदय कि मैंने कल ही प्रश्न लगाया था और परसों प्रश्न लगाया था कि जेएसबी के अंदर, जल शक्ति विभाग और पीडब्ल्यूडी के अंदर, ऊना डिवीजन के अंदर कितने ऑफ द रिकॉर्ड, जिसको हम लोग कहते हैं ना ऑफलाइन टेंडर लगे हैं, वो हिमाचल में कितने लगे होंगे आप कल्पना कर सकते हैं। इससे अगर वहां पर, मैं नहीं कहता सब जगह जहां ईमानदार लीडर बैठे, मुझे लगता है वहां नहीं लगे होंगे इतने ऑफ टाइम, क्योंकि हमारे वहां पर एक ग्रोह रूपी वर्किंग हो रही है। नालागढ़ में क्रैशर लगाने के लिए महिलाओं को भी पीटा गया, दूसरा क्रैशर भी लगाया गया, 3 किलोमीटर पहाड़ी काट करके रोपड़ को सड़क भी निकाल दी बिना परमिशन से, जो अखबारों ने बोला हुआ, मैं नहीं वहां गया हूं, जो दैनिक भास्कर की न्यूज थी। और उसके बाद ऊना हॉस्पिटल के अंदर अध्यक्ष महोदय 2 व्यक्ति बैठा दिए गए दलाल रूपी कि किसकी दवाई आपने लिखनी है। इवन आरटीओ ऑफिस के अंदर एक व्यक्ति बैठा हुआ है। जितने भी एजेंट्स काम करते हैं, ज्यादातर लोग हम कागज एजेंटों के थ्रू ही बनवाते हैं, जो कि लीगल नहीं है, लेकिन वो करते हैं काम, 500-400 रुपया ले लेंगे, आपके कागज बनवा देंगे। वहां भी एक व्यक्ति बैठा दिया, जितने एजेंटों के पैसे होने हैं 1000 रुपया इसको देना पड़ेगा, उसके बाद आपके सबके कागज पास होंगे। जो आरटीओ को भी कहा गया है। फॉरेस्ट के अंदर भी लोग बैठाए गए हैं। लॉटरी का भी एक हेड है महतपुर के अंदर, 2 बार पकड़ा गया, पूरी पुलिस की बदली होगी ऊना से। मिलिट्री से आए हुए व्यक्ति की बदली रिकांग पीओ को करा दी डीएसपी की ऊना से। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को बताया, मैंने कहा भैया मिलिट्री के आदमी ने 3:30 बजे रेड की, 4,47,000 5,47,000 रुपया पकड़ा, क्या किसी के ऊपर कोई कार्रवाई हुई? 14 के 14 लोग भाई साहब पंजाब के पकड़े गए। क्या वो सिर्फ लॉटरी खेलने फ्लोर से, जलंधर से, रोपड़ से, अनंतपुर साहब से आए थे? आती बार पता नहीं चिट्टा लेके आए, आती बार पता नहीं पुक्की लेकर के आए, आती बार पता नहीं कोई और धंधे करके गए, जाती बार आनंद ले रहे थे कि जुआ खेल रहे थे वहां पर, लॉटरी में जुआ, लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, पुलिस के ऊपर कार्रवाई हुई। तो मैं जो जेएसबी और इसका बता रहा था, ऊना डिवीजन में मुकेश जी जेएसबी के अंदर 3,262 ऑफलाइन टेंडर लगे हैं। 3,262, 99,000 का, 98,000 का, 92,000 का। अब उसकी मैं वीडियो बनवाऊंगा, सारे काम कहां कहां हुए, मैंने आरटीआई में मांगा है। पंप हाउस के अंदर घास काटना है, मैं आपको बता रहा हूं, डिटेल देती तभी तो वीडियो बनेगी। अब कहां कहां काम हुआ है। पंप हाउस के अंदर घास काटना, मैं मान लो वहां पंप ऑपरेटर हूं, तो उस घास को काटने के लिए 4 दीवारी के अंदर मैंने एक्शन एससी साहब को कहा, मैंने कहा तुम इसका 50,000 रुपए का घास काटने का टेंडर लगा रहे हो, बरखा पड़ रही है, बारिश के बाद फिर घास हो जाएगा 15 दिन के बाद, 25 दिन के बाद। और जो पंप ऑपरेटर है उसको 15 रुपए की दराटी दे दो कि तू घास भी काटता रहे मोटर चलाने के बाद। एक बटन दबाना, फिर मोटर तो चलती रहती है। पंप ऑपरेटर का क्या काम है, वो घास नहीं काट सकता। 99,000 रुपए का घास काटने का टेंडर। आप हमारे जिला के मंत्री हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, बड़े प्रभावशाली हैं, ऐसा बोला जाता है, माना जाता है, थोड़ा सा ढीले पड़ गए हैं, तो उसके कारण थोड़ा दम दिखाओ ना आप। ऐसे नेकी जी इतिहास में जा रहे थे, कहीं और जा रहे थे घूम करके, भैया इसके कारण ही तो आज स्थिति हुई है कि हम लोगों को कर्मचारियों की पेंशन काटनी पड़ गई है। कर्मचारियों को मेडिकल रीइंबर्समेंट बिल्स, अध्यक्ष महोदय मैं नाम बोल चुका हूं, जहां पर 3-3 साल से लोगों को नहीं दिए गए। धर्मपत्नी जी उनकी बीमार है, रिटायर्ड प्रिंसिपल है, माननीय रोहित जी को भी मैं लिख करके देने वाला हूं, और अब कैंसर हुआ पड़ा है, 1-1 महीने का 1.25 लाख रुपए उनका खर्चा आ रहा है। इतनी तो पेंशन नहीं होती है बेचारे रिटायर्ड प्रिंसिपल को। अब उनका 22 लाख के बिल पड़े हुए, हम नहीं दे पा रहे हैं। ये स्थितियां क्यों पैदा हुई हैं पूरे हिमाचल के अंदर?
और उनकी पेंशन नहीं मिल पा रही है। सोशल वेलफेयर के अंतर्गत विधवा, अपंग, वृद्ध की जो पेंशन है वो अध्यक्ष महोदय 7-7 महीने नहीं लोगों को मिल रही है। जो ठाकुर साहब ने, जयराम जी ने सारा योजना चलाई थी, मैंने नाम बोले हैं जहां पर, 7-7 महीने से उनको पेंशन नहीं मिल रही है। बोरंज के व्यक्ति का मैंने नाम बोला, देला के व्यक्ति का मैंने नाम बोला। आप कल्पना करो, कहते हैं जी हमारी दवाई आती है 1200 की, 1500 की, हमको तो दवाई लेने में दिक्कत हो रही है, घर वाले भी परेशान हैं। तो इन सब बातों के ऊपर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। और उसके साथ साथ अध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश के अंदर पहले भी कई चीजें हुई हैं जो मेरा एक, जिसको कहते हैं कि एक ऐसा मैं बताना चाहता हूं कि हम ऐसी अपॉइंटमेंट्स ना करें जो कल को हम सब लोगों के लिए परेशान हो, जिसमें बेरोजगार परेशान हो। कभी पीटीए के नाम पर, कभी जिसको कहते हैं शिक्षक मित्र, ऐसा कई बार ऐसा हुआ। अब भी चल रहे हैं, कोई रोगी मित्र चल रहे हैं, कोई वन मित्र चल रहे हैं, कोई पशु मित्र चल रहे हैं, कोई आपके MTW चल रहे हैं, मल्टीटास्क वर्कर, को पैराफिटर चल रहे हैं, को पैरा पंपरेटर चल रहे हैं, एजुकेशन के अंदर पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर चल रहे हैं। ये सारे के सारे लोग थोड़ी थोड़ी तनख्वाह में अध्यक्ष महोदय काम कर रहे हैं। फिर इनकी कोई स्कीम नहीं है कि इनको पक्का कैसे करना है। देखो, आस में जिंदगी निकल जाती है आदमी की। आप 15 साल भी कहेंगे, 15 साल बाद आपको रेगुलर पार्ट टाइम करेंगे, या 10 साल के बाद आपको हम लोग डेली वेज करेंगे, फिर 12 साल के बाद आपको हम लोग पक्का करेंगे, जब कॉन्ट्रैक्ट पे लगाएंगे तो बेचारों की शादियां तो हो जाएंगी, बेचारे परिवार तो चलाएंगे, 10 साल किसी सहारे तो काट देंगे। कोई पॉलिसी नहीं अध्यक्ष महोदय। इस बजट के अंदर इन चीजों के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी को बोलना चाहिए, और हम सब लोगों को मिलकर के जे ऐसे टेम्परेरी स्कीमें बंद करनी चाहिए। BTech करने वाला आदमी आज आप लोग जानते हैं कि कैसे कैसे 12-12 हजार रुपए में नौकरी कर रहे हैं, किस तरह से वो चल रहे हैं। तो अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से मेरा आग्रह रहेगा कि हिमाचल प्रदेश के अंदर बहुत सी आयुर्वेदा फैक्ट्रियां हैं, हमारे भाई गोमा जी नहीं है, जहां पिछले 3 सालों में एक भी दवाई अध्यक्ष महोदय हिमाचल की फैक्ट्रियों से नहीं आयुर्वेदा की खरीदी गई। ये जो पंजाब वालों का लेन देन होता है ना, उसके चक्कर में अफसर फंस जाते हैं। तो मंत्रियों का काम यही है चौकीदार के रूप में काम करना, और जनता का काम है, अगर हम गलत कर रहे हैं तो हमारे ऊपर जनता है, और जनता के नुमाइंदे हम हैं, ऑफिसर्स के ऊपर हम हैं। अगर हम लोग उन फैक्ट्रियों से दवाइयां नहीं खरीद रहे हैं तो फैक्ट्रियां कैसे चलेंगी। मैं अनेकों बार प्रिंसिपल सेक्रेटरी आयुर्वेदा से बात करवा चुका हूं, उनकी यूनियन की, डायरेक्टर महोदय से करवा चुका हूं। पंगा यह पड़ता है 6 महीने बाद डायरेक्टर बदल जाते हैं, 6 महीने बाद सेक्रेटरी बदल जाते हैं, फिर नए को कहानी पूरी पढ़ाओ, फिर आगे जाओ तो मंत्री तो परमानेंट ही है। तो मेरा गोमा जी से आग्रह रहेगा, इन चीजों के ऊपर सोचे हम लोग। अगर उसमें कोई घाड़ मेल ऑफिसर कर रहा है तो उसको हम लोग रोकें। और उसके साथ साथ अध्यक्ष महोदय, हमारी जिसको अब शायद इसको विधायक निधि से लोगों को ऐसा लगता है कि शायद हमारे लिए कोई पैसा मिलता है, इसलिए लोगों की सिंपैथी नहीं है इसमें जरा भी कि विधायक निधि कटी के या नहीं कटी। भैया, हमारा नहीं है, लोगों के रास्ते बढ़ने हैं, लोगों के डंगे बढ़ने हैं। ये तो तब लोगों को पता लगेगा कि सुक्खू जी ने उनके अधिकार के ऊपर जिसको कहते हैं आघात कर दिया, जब हम कहेंगे भैया पैसा है नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको काट दिया है। तो इसको नहीं काटना चाहिए, इसको हम लोगों को उल्टा आगे बढ़ाना चाहिए। और मेरे क्षेत्र के अंदर अध्यक्ष महोदय 6 टोल टैक्स बैरियर हैं। आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ा ऐसे दिया कि हम सोचेंगे, हम करेंगे, हमने तो ज्यादा नहीं बढ़ाया है। अध्यक्ष महोदय, जिस कार का वहां पर 40 रुपए लगते थे जयराम ठाकुर जी के टाइम पर, और उसके बाद उसको 50 किया, फिर 60 किया, फिर 70 किया, फिर 70 से 170 कर दिया। अब क्या जी माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्यादा नहीं लगता है 70 से 170 रुपया? ट्रक वाले हमारे महतपुर के अंदर है, उनका 900 रुपया लगेगा जब वापस आएंगे। टैक्सी वालों को चिंतपूर्णी में जाते हैं लोग, या ज्वाला जी में, या इधर जाते हैं, नैना देवी जी जाते हैं, आनंदपुर साहब मत्था टेकने जाते हैं, तो टैक्सी 900 रुपए की होती थी, अब उन्होंने 1200 रुपए की कर दी, क्योंकि 320 रुपए वापस आते लगेगा। तो इस टैक्स के ऊपर जरूर, टोल टैक्स बैरियर के ऊपर हम लोगों को सोचना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। और मैं तो कहता हूं ऊना जिला इस प्रदेश का क्या हिस्सा नहीं है? 33 टोल टैक्स बैरियर में से 6 तो मेरे विधानसभा के अंदर है, और बाकी 5 पूरे जिला के अंदर है। 11 टोल टैक्स बैरियर ऊना के अंदर है। और मैं तो एक बार अध्यक्ष महोदय, जो रणदीप जी ने विषय उठाया था गड़ा मोड़ा के पास, धर्माणी साहब, कई दिवाली से 2 दिन पहले मैं जहां से गया, तो जो हमारा अपना बैरियर है अध्यक्ष महोदय, वो बैरियर और जो नेशनल हाईवे का बैरियर है, दोनों तरफ की गाड़ियां ऐसे मिल गई कि गाड़ी चले ना। लगभग 40 मिनट में वहां पर रुका, और बाद में पंजाब वाले 2-4 लोग, दिल्ली वाले जा और हिमाचल के लोग उतरे, उन्होंने सारे डंडे चक्के और सारी गाड़ियां निकाली। उन्होंने कहा कोई पैसा नहीं देंगे हम लोग तुमको। हम लोग 1 घंटे से जहां रुके हुए हैं, हम लोग घर जा रहे हैं, और दिल्ली से हमारे ही लोग घर के लिए आ रहे थे दिवाली के लिए, उनसे हम 170 रुपए लेंगे। दिवाली को 99% लोग हिमाचल में आते हैं, कोई दिल्ली के हैं, कोई चंडीगढ़ के हैं, कोई हरियाणा के हैं, कोई पंजाब के हैं, उनकी गाड़ियों के नंबर पंजाब के हैं। वो कहेंगे यार घर जाने को 170 रुपए लगा दिए हमारे इस गवर्नमेंट ने।
तो मेरा आग्रह रहेगा कि टोल टैक्स बैरियर के ऊपर हम लोगों को बात करनी चाहिए। पेट्रोल डीजल महंगा करेंगे तो और महंगाई होगी। मैं से धीरे धीरे टच करता जाऊंगा अध्यक्ष महोदय, जो गलत हुआ इस बजट के अंदर। और इसी तरह से हिमकेयर सहारा, धीरे धीरे नहीं, तेजी से, तेज गति से, ठीक है, ठीक है जी। उसमें जो सारी चीजें हैं, तो मेरा अध्यक्ष महोदय यही रहेगा। अब वो स्लो स्टडी वाला जमाना नहीं है, अब हाँ, 2020 का जमाना है। तो उसके नाते मेरा आग्रह रहेगा माननीय मुख्यमंत्री जी से। वो बोलते हैं कि दूध के रेट मैंने बढ़ा दिए, अभी भी बढ़ाए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने दूध दिया हुआ 3 महीने से पैसे नहीं मिल रहे हैं, मैं आपको व्यक्ति मिला सकता हूं ला करके। और दूसरा वो कह रहे हैं कि अब हम लोगों से दूध लेना भी बंद कर दिया कि सिर्फ 20 लीटर आपसे दूध लेंगे। लोगों ने भैंसें खरीदी थी, तो मिल्क सेस पता नहीं कहां पर जा रहा है। अब है जो आपने हमारी बेचारी, आप इनकी बात ना सुनो, विधवा महिलाओं के ऊपर टैक्स लगाया है, जो ऑर्फन के ऊपर टैक्स लगाया, ये टैक्स कहां जाएगा कोई पता नहीं है। इसलिए नहीं, उनके नाम से लगाया। मैं इसमें शुद्धिकरण करता हूँ। सत्य जी आप बोलते जाओ, उनके नाम पे लगाया। नाम भी ले लो। अवस्थी जी ने ठीक बोला, जिनके पैसे नहीं मिले उनके नाम भी ले लो। इन्होंने ठीक बोला। तो उसमें थोड़ा दूध के पैसे नहीं मिल रहे हैं। और अध्यक्ष महोदय छोटा रोजगार करते हैं 3 व्हीलर वाले, आपके एरिया में भी होंगे, शायद चंबा में होंगे, बटियात में नहीं होंगे। पहले 4-5 सालों से 3 व्हीलर के परमिट ही नहीं मिल रहे हैं लोगों को। और उन्होंने 3 व्हीलर खरीद लिए, फिर उनको पुलिस पकड़ दिया कि तुम्हारा परमिट नहीं है। अब गवर्नमेंट ने परमिट बंद किए हुए हैं। ये जिस समय बाली साहब से, तब भी मैंने विषय उठाया था, फिर खुलवाए, फिर जिनके टेम्पो ले लिए थे उनको दिलाए, फिर जब किशन कपूर जी थे तब खुलवाए। तो उस समय कहा गया कि जी एक चीफ सेक्रेटरी नाराज हो गए थे 3 व्हीलर से, उन्होंने बंद कर दिया। भैया चीफ सेक्रेटरी को 3 व्हीलर की जरूरत है, कारें खरीदना बंद कर दो ना हिमाचल के अंदर। तुम में हिम्मत है तो बड़े लोगों की गाड़ियां बंद करो, गरीब आदमी की 3 व्हीलर क्यों आप लोग बंद कर रहे हैं? उसके ऊपर हम लोगों को सोचना चाहिए। और उसके साथ साथ अध्यक्ष महोदय, अनेकों बातें इस माननीय बजट के अंदर कही गई हैं। और कई बार तो अध्यक्ष महोदय ऐसा ध्यान में आता है, हमारा एक आईडीपी प्रोजेक्ट चलता है हिमाचल प्रदेश में, 300 कर्मचारी हैं, पहले 20-20, 25-25 साल से चल रहा है। अब वो 31 मार्च को बंद हो रहा है। उसका संज्ञान लेना चाहिए था कि हम उनका क्या कर रहे हैं, कहाँ एडजस्ट करेंगे। अब वो बेचारे इतनी उम्र के हो गए हैं, उनके बारे में कोई यहाँ कहा ही नहीं गया है। तो इसी तरह से बहुत सी बातें मैं अध्यक्ष महोदय कहना चाहता हूँ। गांवों के चौकीदार हैं, 10-12 साल से लगे हैं, ना वो डेली वेजर पे हैं, ना वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हैं, तो उनसे उतना ही पैसा लिया जा रहा है। ऐसी बहुत सी बातें हैं छोटी छोटी, जिनके ऊपर हम सब लोगों को सोचना चाहिए। और इन सोचने के लिए कैबिनेट मिनिस्टर को ध्यान देना चाहिए। पर कैबिनेट मिनिस्टर तो आजादी के आंदोलन में घुस गए जाके, नेगी साहब जाकर के। तो उसमें इन चीजों को यहाँ लेकर के आना चाहिए। आप लोग भला करके जाएंगे तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसी बहुत सी बातें हैं अध्यक्ष महोदय। अब आप जल्दी जल्दी की बात कर रहे हैं, तो मैं भी ज्यादा विस्तार से नहीं इसमें जाना चाहता। तो मेरा आग्रह यही रहेगा कि हम लोग एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप न लगा करके ऐसी चीजों की 1, 2, 3 करके कोई लिस्ट बनाएं, लिस्ट बना करके कोई कंक्रीट निर्णय लें, ताकि उसके कारण हम सब लोगों का इज्जतमान जनता के बीच में बढ़े कि हाँ हमने जो जिता करके भेजे हैं उन्होंने बहुत सी चीजों को ठीक किया है। और करप्शन को और गुंडागर्दी को मेरा निवेदन रहेगा माननीय मुख्यमंत्री जी से, 0 टॉलरेंस बोलने से नहीं होगा, अच्छे अधिकारियों को लगाने से होगा। और अधिकारी जो गलत है उनको सजा देने से होगा, वरना जंगल भी कट जाएंगे, नशा भी फैल जाएगा। और उसके बाद हम बागथान करते रहेंगे। बागथान में हम लोग नारे भी लगाएंगे, हम आपके साथ खड़े हैं उसमें। ठाकुर जयराम जी ने भी कहा है कि आप लोग हमें भी बुलाओ, हम लोग आपके साथ खड़े हैं। ये लड़ाई कोई एक पार्टी की या एक नेता की नहीं है, ये लड़ाई हम आपके सबके भविष्य की जो जनरेशन आ रही है उसकी लड़ाई है। तो मेरा आपसे इतना ही आग्रह रहेगा कि आप सब लोग ठीक करें। ठीक करेंगे तो आपको कुछ मान सम्मान मिलेगा, वरना फिर लोग यही कहेंगे कि बहुत सी बातें करके आए थे लेकिन काम कोई नहीं किया। तो आप अच्छा काम करेंगे, हम लोग आपके साथ हैं। अगर आप लोग गलत बात करेंगे तो हम आपका डट करके विरोध करेंगे। यही हमारा धर्म भी है, यही हमारा फर्ज भी है। ऐसा निवेदन करते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।